नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग हैं दुनिया में जिनको लगता है कि वो ईश्वर के बनाए इस नियम के विपरीत जाकर इससे लड़कर जीत सकते हैं, तो उनको और तेज़ झटका लगता है। ऐसे ही दो नेता भारतीय राजनीति में फिलहाल वर्तमान समय में हैं, या कहिए थे। राजनीति में तो हैं, लेकिन घमंड की जहाँ तक बात है वो चकनाचूर हो गया। दो नेता हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभी तक ममता बनर्जी और दूसरे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी तक एम.के. स्टालिन, जिनका अहंकार जो है उनके सर पे चढ़कर बोल रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो हारने के लिए तो बने ही नहीं है। जीत ही एकमात्र विकल्प है उनके सामने और उनके लिए। उनके विरोधियों के लिए जीत का कोई मौका नहीं है और वो जब तक चाहें सत्ता में बने रह सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी के खिलाफ जा सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे सकते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को चुनौती दे सकते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं, देश की सुरक्षा और देश की प्रगति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और देश को अराजकता की ओर भी ले जा सकते हैं। इतनी ताकत है उनमें। तो ये सारा घमंड जो है आम जनता ने, सड़क पर चलने वाले सामान्य व्यक्ति ने, जिसको मतदान का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है, उसने चकनाचूर कर दिया। मैंने 2-3 वीडियो पहले आपसे कहा था कि दो क्षेत्रीय नेता हैं, मजबूत किला है जिनका, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनमें, एक तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का और दूसरा डीएमके का एम.के. स्टालिन का। दोनों किले गिर गए, दोनों की हार हो गई। और हार नहीं हुई, बुरी तरह से हार हो गई। ममता बनर्जी जो 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज थी, वो बहुत ही बेआबरू होकर सत्ता से बाहर जा रही हैं। वही हाल हुआ है तमिलनाडु में डीएमके का। दोनों को जनता ने ये बताया है कि भाई अहंकार बर्दाश्त नहीं करते हम नेता का। नेता चाहे जितना बड़ा हो या छोटा हो, उसकी 100 गलतियां हम माफ़ करने को तैयार हैं, लेकिन अहंकार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये बात इस देश का मतदाता बार बार बता चुका है राजनेताओं को, लेकिन राजनेताओं को समझ में नहीं आता। अब ये देखिए, ये दोनों जीत जो है वो बड़ी प्रचंड जीत है। एक जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है और दूसरी जगह लगभग एक्टर विजय जीते हैं, उनकी टीवी के पार्टी जीती है। उनकी पार्टी एकदम नई है, पहली बार चुनाव में उतरी थी और बहुमत के करीब पहुंच गई है। दोनों के संदेश अलग अलग हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने कहा कि राष्ट्रवादी हिंदुत्व की घर वापसी हुई है। तो तमिलनाडु में क्या हुआ है? तमिलनाडु में द्रविड़ियन राजनीति से मुक्ति का रास्ता खुला है। अभी पूरी तरह से मुक्ति मिली नहीं है। जब तक ये दोनों पार्टियां रेलेवेंट बनी हुई हैं, डीएमके और एआईडीएमके, तब तक पूरी तरह से मुक्ति मिल गई है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुक्ति का बड़ा द्वार खुल गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए टीवी के और उसके अध्यक्ष विजय बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए। 60 से द्रविड़ियन राजनीति का वर्चस्व शुरू हुआ तमिलनाडु की राजनीति में, वो अब जाकर टूटा है। तमिलनाडु के लोग एक विकल्प की तलाश में थे काफ़ी समय से कि द्रविड़ियन राजनीति का कोई विकल्प उभरे। एक समय उनको अन्नामलाई में ये विकल्प उभरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य विकल्प बनने की बजाय डीएमके को सत्ता से हटाना, वो बड़ा लक्ष्य बन गया। तो इसलिए जो है अकेले चुनाव लड़ने की बजाय उसने एआईडीएमके से समझौता कर लिया। हालांकि अब नतीजे बता रहे हैं, अगर बीजेपी एआईडीएमके से समझौता नहीं करती तो भी डीएमके हार जाती, सत्ता से बाहर हो जाती। तो ये जो समय है 2024 से 2026 का, 2024 में बीजेपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ी थी, 11% से ज़्यादा वोट आए थे। अगर अकेले चलती विधानसभा चुनाव में भी तो सत्ता में नहीं आने जा रही थी,
लेकिन एक तीसरे बड़े ध्रुव के रूप में उभर सकती थी। उसका पोल परसेंटेज बढ़ता और उसकी सीटें भी बढ़ती। लेकिन अब ये बात जो है आगे लंबे समय के लिए टल गई है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बड़ा खतरा विजय के रूप में सामने है, क्योंकि विजय की आइडियोलॉजी प्रो क्रिश्चियनिटी है। जैसे डीएमके एंटी हिंदुत्व की राजनीति पर चल रही थी, हिंदुत्व विरोधी राजनीति पर चल रही थी, उसी तरह से या उससे मिलता जुलता कहें, वो हिंदुत्व विरोधी उस तरह से खुले रूप में नहीं है विजय, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी के साथ है। जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने चर्च में जाकर वो घुटने के बल चलकर जो है वो परिपाटी निभाई, उससे उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया पूरे तमिलनाडु में कि क्रिश्चियनिटी उनकी सबसे बड़ी मददगार और सबसे बड़ी साथी है। तो क्रिश्चियन समाज ने डीएमके का साथ छोड़ा और विजय का साथ पकड़ लिया। आपको मालूम है कि विजय क्रिश्चियन है, इसलिए ये एक खतरा जो है तमिलनाडु में आने वाले समय में कन्वर्जन का खतरा बढ़ गया है। बीजेपी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई आसान नहीं है। इस लड़ाई में हमारे कांची कामकोटी के शंकराचार्य, जयंत सरस्वती इसका नतीजा भुगत चुके हैं। झूठे केस में, हत्या के झूठे मामले में फंसाकर उनको जेल भेज दिया गया था। लेकिन वो जयललिता और सोनिया गांधी के समय हुआ था। अब विजय जो है वो नए मैंडेट के साथ आए हैं। अब ये देखना है कि सरकार बनाने के लिए वो मदद किसकी लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से कांग्रेस की लेते हैं, हालांकि केवल कांग्रेस की मदद से उनका कुछ होगा नहीं, लेकिन कांग्रेस की मदद लेते हैं तो आप समझिए करेला और नीम चढ़ा। कांग्रेस का प्रोजेक्ट ही है कन्वर्जन, हिंदुओं की संख्या को लगातार कम करना। भारत में सनातन के विरोध में जितना कांग्रेस पार्टी है और कोई पार्टी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को दोनों परिस्थितियां सूट करती हैं कि अगर हिंदू क्रिश्चियन बन जाए या हिंदू मुसलमान बन जाए। अगर तमिलनाडु में हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जाता है, ईसाई बनाया जाता है, धर्म परिवर्तन होता है, तो कांग्रेस उसके खिलाफ कुछ बोलेगी, इसकी उम्मीद मत कीजिए, बल्कि समर्थन ही करेगी। लेकिन ये लड़ाई जो है आगे के लिए है, लंबे समय के लिए है। तमिलनाडु के लोग काफ़ी समय से ये इशारा कर रहे थे कि वो द्रविडियन राजनीति से बाहर निकलना चाहते हैं, उसका विकल्प तलाश रहे हैं। एक समय भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई वो विकल्प बनते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि वो विकल्प के रूप में उनकी पहचान बनती, पार्टी ने उनको किनारे कर दिया, हाशिए पर धकेल दिया और वो प्रगति वहीं पर रुक गई और उसका सीधा फायदा हुआ टीवीके के विजय को। पूरा जो द्रविड़ विरोधी राजनीति की इच्छा थी तमिलनाडु के लोगों की, वो पूरा का पूरा वोट जो है वो विजय के साथ चला गया। याद रखिए, अन्नामलाई के साथ युवा वर्ग भी था तमिलनाडु का, जो इस समय कोर वोटर है विजय का। अगर अन्नामलाई के रास्ते पर भाजपा चलती रहती तो इस वोट में बंटवारा होता, फिर विजय की सरकार बिना भाजपा के समर्थन के न बन पाती। लेकिन अब वो समय तो बीत चुका। कोई आश्चर्य नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पार्टी छोड़कर विजय के साथ चले जाएं। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कोई कह रहा है कि भाई भाई का संबंध है, कोई कह रहा है भाई बहन का संबंध है, ये सब इंडिकेशन है कि वो भाजपा छोड़ने के लिए तैयार है। तो अब तमिलनाडु में भाजपा के लिए नए सिरे से लड़ाई का मैदान खुल गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत ने पूरा एक तरह से कहें तो पैराडाइम शिफ्ट जो है भारत की राजनीति में आया है। एक तरफ तमिलनाडु में द्रविडियन राजनीति से मुक्ति का रास्ता खुला है, लेकिन उसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पूरे पूरब के लिए, पूर्वी भारत के लिए, पूर्वोत्तर के लिए प्रगति के भी और राजनीति के भी नए आयाम खोलती है। आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक पूरब का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। देश के विकास के लिए पूर्वी क्षेत्र का विकास होना ज़रूरी है। अब पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य आते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार,
झारखंड, इनमें से 3 में भाजपा की सरकार 2 में बन चुकी है, तीसरे में बनने जा रही है, केवल झारखंड बचता है। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, बिगड़ती हुई डेमोग्राफी की दृष्टि से, देश के विकास और औद्योगिकीकरण की दृष्टि से। अब पश्चिम बंगाल में जितनी तेज़ी से औद्योगिक विकास होगा वो पश्चिम बंगाल के लोगों ने पिछले 50-60 साल में देखा नहीं है। इस गति से होगा और पूरा देश और पूरी दुनिया देखेगी कि पश्चिम बंगाल किस तरह से बदल रहा है और उसका असर पूरे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर पड़ेगा और अल्टीमेटली पूरे भारत पर पड़ेगा। अब राज्यों के बीच में जो प्रधानमंत्री चाहते थे वो होने जा रहा है, राज्यों के बीच में विकास की प्रतिस्पर्धा कि कौन राज्य दूसरे राज्य से आगे निकल जाएगा। अब एक दूसरे को गिराने की प्रतिस्पर्धा जो है वो काम नहीं आने वाली, क्योंकि जनता की, मतदाता की महत्वाकांक्षा रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, चुनाव दर चुनाव बढ़ रही है। उसे जो मिल रहा है उससे ज़्यादा चाहिए, उसको जो विकास मिल रहा है उससे और ज़्यादा चाहिए। जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है जनता की विकास की भूख भी बढ़ रही है, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, उनको रोज़गार चाहिए, रोज़गार के नए अवसर चाहिए, अपने जीवन स्तर को सुधारने का मौका चाहिए। वो केवल वेलफेयर योजनाओं पर जीवित नहीं रहना चाहते। जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है उनके लिए जो गृह मंत्री ने कहा कि भाई जो गड्ढे में गिर गया है उसको निकालने के लिए तो सहारा देना पड़ेगा। जब पश्चिम बंगाल का मैनिफेस्टो जारी करते हुए उनसे पूछा गया कि दूसरी पार्टियों की तरह आप भी वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सबकी तुलना एक समान नहीं की जा सकती। दूसरा, मतदाता बार बार संदेश दे रहा है कि खाली वेलफेयर योजनाओं के भ्रम में वो नहीं आने वाला है और वेलफेयर योजनाओं का प्रभाव कुछ समय तक रहता है। इसका सबसे बड़ा स्वाद मिला भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब वो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही थी, 17 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनवा दिए, 4 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के घर बनवा दिए, 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दे दिए, बिजली कनेक्शन दे दिया और तमाम तरह की और योजनाएं, पेंशन योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना, इस तरह की तमाम योजनाएं देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 303 से 240 पर आ गई। तो ये फ्रीबीज जिसको कहते हैं वो जीत का मंत्र नहीं है कि आपने फ्रीबीज अनाउंस की या एक बार दे दिया तो हमेशा आप जीतते रहेंगे उसके सहारे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जीत और तमिलनाडु में डीएमके की हार, मैं मानता हूं कि ये देश की पूरी राजनीति बदलने वाला है। अब आप इंतज़ार कीजिए एनआरसी का। अब एनआरसी का विरोध करने वाला आपको नहीं मिलेगा, कोई विरोध करने वाला नहीं मिलेगा। इसका मतलब है संगठित तरीके से सरकारी संसाधनों के जोर पर अब एनआरसी का रास्ता खुल गया। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है लाभ हुआ है इस मैंडेट का, इस जनादेश का, वो ये है कि देश में अब एनआरसी लागू करना आसान हो गया है। अब देश में परिसीमन लागू करना आसान हो जाएगा, जिसके विरोध के कारण विपक्ष ने, जिसमें कांग्रेस और डीएमके दोनों शामिल हैं, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, नारी शक्ति वंदन विधेयक जो संशोधन विधेयक था उसको गिरा दिया। वरना 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने लगता। उसमें जो रोड़ा अटकाया तो महिलाओं का श्राप लगा है, महिलाओं की आह लगी है, ममता बनर्जी को भी, कांग्रेस को भी और डीएमके को भी। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है असम में, भला हो पिनराई विजयन के कुशासन का, जिसने कांग्रेस को मौका दे दिया केरल में। वरना अगर पिनराई विजयन ने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया होता तो शायद केरल में भी सत्ता परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अब उस बात को कहने और बोलने का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई ये है कि केरल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की 3 से 4 राज्यों में सरकार हो जाएगी, लेकिन उसके बाद 4 के बाद जो कुछ होने वाला है, मतलब जो आगामी चुनाव हैं,
उनमें ये 4 की संख्या घटने वाली है। पहली संख्या जो है कम होगी, फिर से 3 होगा हिमाचल प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, कर्नाटक में। ये 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से जाने वाले हैं, ये तय है। आने की उम्मीद केवल एक जगह है और वो है पंजाब। तो बीजेपी के लिए इस समय 2 राज्यों में बड़ी चुनौतियां हैं। एक है तमिलनाडु, जहां अलग तरह की चुनौती है, वहां डेमोग्राफी चेंज होने की चुनौती है, वहां धर्मांतरण की चुनौती है। लेकिन पंजाब में सीमा की सुरक्षा खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला जो ऑपरेशन कमल होगा वो पंजाब में होगा। मैं केवल जो है दल बदल की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, वो हो सकता है, संभव है, असंभव नहीं है। जिस हालत में आम आदमी पार्टी है उसमें उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे हारती हुई सेना में भगदड़ मचती है, उस तरह की भगदड़ दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी में। तो उसके विधायक टूट जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। उसी को बचाने के लिए भगवंत मान ने विधानसभा में बिना मांगे, बिना विपक्ष के प्रस्ताव लाए अपना बहुमत साबित किया। क्यों? क्योंकि नियम यह है कि एक बार विश्वास मत आप प्राप्त कर लेते हैं तो 6 महीने तक फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो अब असेंबली में जो है इस सरकार को नहीं गिराया जा सकता, अविश्वास मत लाकर नहीं गिराया जा सकता, बशर्ते कि फाइनेंस बिल पर गिर जाए। फाइनेंस बिल तो आएगा फरवरी में, और फरवरी मार्च में चुनाव ही होने वाले हैं, तो उस समय गिरे न गिरे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब मुझे बहुत इस बात में शंका है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जिस तरह से बदले की भावना से बिलबिला रही है आम आदमी पार्टी, ख़ास तौर से संदीप पाठक के खिलाफ जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश हुई है, एफआईआर दर्ज की गई है, उससे साफ नज़र आता है कि आम आदमी पार्टी इस समय अपने होश में नहीं है। वो चारों तरफ हाथ पैर मार रही है कि उसके जद में कोई आ जाए, किसी को तो गिरा दे, कोई तो उसकी पकड़ में आ जाए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का पंजाब में लंबे समय तक सरवाइव करना मुश्किल लगता है। और ये मैं चुनाव के पहले की बात कर रहा हूँ। चुनाव के बाद होगा क्या होगा पता नहीं, वो निर्भर करेगा कांग्रेस पार्टी पर। क्योंकि आज जो परिस्थिति है उसमें अगर पंजाब से आम आदमी पार्टी को कोई हटा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। पर सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कर पाएगी क्या? तो कुल मिलाकर ये जो प्रचंड जीत हुई है पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की, पुदुचेरी में एनडीए की, तमिलनाडु में एक्टर विजय की और केरल में कांग्रेस की, इसने भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि नए सिरे से पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होंगे। कौन किधर जाएगा, किसके साथ आएगा, किसके विरोध में खड़ा होगा, ये आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।